हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है साइंस का बायोलॉजी सेक्शन जो है वो हमने 100% कवर कर लिया है। उसके बाद केमिस्ट्री का एक टॉपिक बचा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये टॉपिक बचा है। और फिज़िक्स में हमारे लाइट और ह्यूमन आई, ये दो टॉपिक बचे थे। ठीक है, तो इसमें से ये केमिस्ट्री जो है वो हम अभी कवर करेंगे। जब ये केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक जो है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये टॉपिक कवर होने के बाद केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री भी 100% हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस। जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स देखा ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हमने कवर किया था, थर्ड टॉपिक, उसके अंदर हमने देखी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें हमारे डेली लाइफ में होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर भी हमें कुछ कंपाउंड्स देखने हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड होंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो we shall be learning about carbon, an element which is the immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन अकेला या फिर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन अकेला या फिर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना कंपाउंड बना के, ये अगर आप देख सकते हो, ये दोनों चीजें, एलिमेंट्री कार्बन मतलब अकेला, और कंपाउंड फॉर्म में मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसने कोई एक नया कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कार्बन अकेला होता है ऐसा, और अगर वो किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो CO2 ऑक्सीजन के साथ, CH4 मीथेन, आप मालूम है आपको CH4 मीथेन होता है ना, C2H6 इथेन। ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है, उसके कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इन इट्स इलेमेंटल एज वेल एज इन कंबाइन फॉर्म। वो कंबाइन कर होके जो कंपाउंड बनाता है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अकेला होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 4.1 में आपको बोला है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी 10 चीजों का आप क्या करो, क्या बनाओ, एक लिस्ट बनाओ जो आपने दिन भर में यूज किए हैं सुबह से या फिर कंज्यूम किए। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिस्ट बनाया, उसको आपको 3 क्या करना है, देखो, कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल। इफ देयर आर आइटम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स। तो यहां पे आपको 3 कॉलम दिए हैं। देखो, जो मेटल से बना हुई चीजें आपने यूज की वो फर्स्ट कॉलम में आनी चाहिए। उसके बाद जो ग्लास से बनी हुई चीजें हैं वो यहां पे आनी चाहिए। ठीक है, और अदर्स में यहां पे कुछ अलग जो मेटल से या फिर ग्लास से नहीं बना है या फिर क्ले से नहीं बना है, वो चीजें थर्ड कॉलम में आनी चाहिए। तो यहां पे मुझे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट कॉलम होगा, जो मैं यहां पे ऑब्जर्व करूंगा, वो मेरा थर्ड वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो चलो हम लिस्ट बनाते हैं। मेटल से सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने यूज किया मेटल। ठीक है, मेटल का जार यूज किया मैंने, पानी पिया। ठीक है, मेटल जार यूज किया। ठीक है, अब उसके बाद कुछ मैंने दूध पिया। ठीक है, दूध जो है वो मैंने ग्लास से बना हुआ था। ठीक है, ग्लास का जो उसका ये वो बना था, उस ग्लास के अंदर मैंने दूध लिया और पिया। तो यहाँ पे मैंने दूध पिया, लेकिन दूध क्या है, मेटल से बना है क्या, नहीं। ग्लास से बना है क्या, नहीं। तो मिल्क यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मिल्क आ गया यहाँ पे। ग्लास का जो जार था वो ग्लास का जार यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं थोड़ी पढ़ाई करूंगा तो मैंने बुक निकाला। अब बुक जो है वो मेटल से नहीं बना, ग्लास से भी नहीं बना, मिट्टी से भी नहीं बना, तो वो अदर्स में आएगा। तो यहाँ पे बुक आ गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैंने नाश्ता किया, नाश्ते में मैंने कुछ खाया, इडली डोसा वगैरह, तो ये भी मेटल से नहीं बना। ठीक है, ग्लास और क्ले से भी नहीं बना, तो यहाँ पे आ गया उसका, ठीक है, फूड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख सकते हो कि ऐसे अगर अपने 10 थिंग्स आपने नोट डाउन किए, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो अदर्स में आ रहा है ना, ये अदर्स में जो आ रहा है वो कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स विच वी हैव डिवाइडेड इन थर्ड कॉलम आर कार्बन कंपाउंड्स। मिल्क, उसके अंदर कार्बन आपको देखने को मिलेगा। बुक, जो पेजेस बनते हैं बुक के,
ठीक है, वो कहाँ से बनते हैं, वो किसी ट्री से बनते हैं और उसके अंदर भी कार्बन होता है। फूड, जो चीज़ हम खाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कार्बन है, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मेनी ऑफ द मटेरियल्स दैट वी हैव यूज्ड फॉर सिंस आवर चाइल्डहुड, ये यहाँ पे क्या आते हैं, थर्ड कॉलम में आते हैं, और वो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। बहुत ये कार्बन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ इसके बिना अधूरी है। कार्बन नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है कार्बन। ओके, अब ये तो आपको एक्टिविटी तो एग्जाम में नहीं आने वाली, सिर्फ यहाँ पे मुझे इतना बताना था कि डेली लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें मेटल से बनती हैं, कुछ ग्लास या फिर मिट्टी से बनती है, और कुछ चीज़ें जो होती है वो जैसे फूड है ना, फूड हुआ, उसके बाद बुक्स हुए, है ना, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो ये सारे क्या है, ये सब है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता ही है, कार्बन प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। ओके, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम। जैसे मैंने आपको बोला कि ये थर्ड कॉलम था यहाँ पे, ये जो थर्ड कॉलम था यहाँ पे, ये वाला अदर्स वाला, वो इंपॉर्टेंट है। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। जो थर्ड कॉलम के अंदर आए वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, कार्बन कंपाउंड से। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। आप इसको कैसे टेस्ट करोगे कि वो कार्बन से बना है। तो एकदम इजी टेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक चीज समझो, आपने सेकंड चैप्टर जो हमारा था उसके अंदर देखा है कि अगर आपने कार्बन कंपाउंड को अगर बर्न किया, ठीक है, जलाया, कार्बन कंपाउंड को जलाया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है ना। जब कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ carbon compound is burned in presence of oxygen, we will get carbon dioxide and water. याद रखो, ये हमेशा याद रखो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को, कार्बन सी कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड को अगर मैंने बर्न किया, ठीक है, मैंने क्या किया, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मैंने उसको बर्न किया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता ही है। तो ये कोई भी चीज आप जलाओ, कार्बन कंपाउंड को जलाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैंने बुक जलाया, ठीक है, अगर मैंने बुक जो है वो बर्न किया, तो बुक को बर्न करने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो वाटर वेपर भी वहां पे निकलेंगी, ठीक है। अगर मैंने मिल्क जो है उसको बर्न किया, ठीक है, मिल्क बर्न किया, तो उसके अंदर से भी क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स को बर्न किया, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स को बर्न किया तो उसके अंदर से भी CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे ये हम समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कार्बन से बना हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए वी कैन यूज कंबशन एज अ टेस्ट, ठीक है। वी कैन बर्न दैट कंपाउंड एंड आफ्टर बर्निंग इफ इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, देन इट इज कार्बन कंपाउंड। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस। अभी तो बोला मैंने, कौन सी टेस्ट आप यूज कर सकते हो, कंबशन टेस्ट, ठीक है। यू कैन यूज कंबशन टेस्ट। बाय यूजिंग कंबशन टेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर गिवन कंपाउंड इज कार्बन कंपाउंड और नॉट। ओके, foods, clothes, medicines, books, or many of the things that you listed are based on this versatile element carbon. ठीक है, हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, जो फूड खाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, वो सारी की सारी कार्बन से बनी हुई होती है। उसके साथ दूसरे भी कंपाउंड, उसके साथ दूसरे भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर कार्बन तो होता ही है। इन एडिशन, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, ठीक है। हम लोग जो जिंदा इंसान या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह है, जो भी चीज लिविंग है, एनीथिंग विच इज लिविंग इज बेस्ड ऑन द कार्बन, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग्स आप देखते हो आपके आजू बाजू में, सारे के अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फियर इट क्वाइट मर्ग। यहां पे आप देख सकते हो कि कार्बन का जो प्रेजेंस है अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है, या फिर उसको देखें एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, ये एकदम स्मॉल है। इसका मीनिंग होता है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पे याद रखो
ये मेगा का मतलब होता है मेगर 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 का मतलब होता है इन वेरी लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर कार्बन एकदम लेस है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी कार्बन लेस है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के अंदर कितना है? द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum। मतलब एलिमेंट्री कार्बन, अकेला कार्बन नहीं मिलता आपको, अकेला कार्बन नहीं मिलेगा। 0.02% अर्थ के क्रस्ट के अंदर कार्बन है, लेकिन वो मिनरल्स के फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, है ना। कार्बोनेट आपको याद है, CaCO3, है ना, कार्बोनेट, है ना, NaHCO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इस फॉर्म में है, या फिर कोल के फॉर्म में है, या फिर पेट्रोलियम जो कि क्रूड ऑयल है ना। क्रूड ऑयल जो होता है उसके अंदर भी, पेट्रोलियम के अंदर भी कार्बन होता है। तो कितना है? अर्थ के क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02% है। अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर में कितने हैं? 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे भी एलिमेंट्री नहीं है, CO2 के फॉर्म में होता है कार्बन। तो कार्बन कभी अकेला आपको मिलेगा क्या? नहीं, कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। कार्बन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट्स कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो वो कंबाइन होगा, किसी के साथ तो कंबाइन होकर रहेगा। जैसे अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो देखता है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में, जो कि 0.02% है। और अगर मैं देखूं एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। अब इसकी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी इज लेस, क्वांटिटी इज लेस, बट क्वांटिटी लेस है, लेकिन इंपॉर्टेंस कम है क्या उसका? नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, कार्बन जो है उसकी क्वांटिटी अर्थ के क्रस्ट के अंदर कम है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ में। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कार्बन। ओके, तो इसका मतलब अभी तो हमने देखा कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं इसको। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में देखा था। आयनिक बॉन्ड्स याद है आपको? आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था उस टाइम पे, NaCl, याद है आपको? Na जो है वो प्लस होता है, Na+, और क्लोरीन जो है वो निगेटिव आयन। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो NaCl एक हमें क्या मिलता है? कंपाउंड, जो कि आयनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड। लेकिन ये आयनिक बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा तो उसे कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाएगा। और कार्बन यही करता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड करता है। कौन सा बॉन्ड करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, यह हमें देखना है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड हमने लास्ट चैप्टर जो हमने किए थे उसके अंदर देखा है। यहां पे हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, है ना। मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिए थे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। वी सॉ दैट, है ना, ये आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर उसका सोल्यूशन करेंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। NaCl सोल्यूशन अगर मैंने बना दिया, पानी के अंदर उसका सोल्यूशन किया, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड, सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वहां पे जाओ, वहां पे मैंने हाईलाइट करके दिया था आपको, वो आपको वहां पे चेक करने को मिल सकता है। We saw that ionic compounds have high melting and boiling point। देखो, आयनिक कंपाउंड का यहां पे भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके साथ साथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन अ मोल्टन स्टेट। अगर मैंने उसको मेल्ट किया या फिर उसका सॉल्यूशन बनाया तो आयनिक कंपाउंड से क्या हो सकता है? आयनिक कंपाउंड से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। ओके, वी ऑल्सो सॉ how the nature of bonding in ionic compound explains these properties। और उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो बॉन्ड होता है Na+ और Cl-, ये है कैटायन, ये है एनायन। तो एक कैटायन और एक कैटायन और एक एनायन, ये निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों एक साथ क्या हो गए हैं? एक साथ उन्होंने बॉन्ड किया है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ना। देखो, एक आयन क्या है?
Na+ मतलब ये पॉजिटिव आयन है, Cl- मतलब निगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों के अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, आयन के अट्रैक्शन की वजह से, आयनिक बॉन्ड है ना, आयन्स की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पे हमें देखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन्स दीज प्रॉपर्टीज। ओके, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। अभी यहां पे हमें कौन से प्रॉपर्टीज देखने हैं, कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज देखने हैं। ठीक है, तो यहां पे आयनिक कंपाउंड्स के दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये दो प्रॉपर्टी याद रखो आयनिक कंपाउंड की। अब तक हमने कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं देखा है, अब देखेंगे। ओके, अब देखते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ कार्बन कंपाउंड्स देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये कंपाउंड कौन सा है, कार्बन कंपाउंड। देखो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड यहां पे आप देख सकते हो CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, तो ये है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के बाद यहां पे है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा, है ना, क्लोरोफॉर्म का यूज, है ना। अगर किसी को बेहोश करना है तो रूमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म लेते हैं और उसके नाक के ऊपर लगा देंगे, तो वो जो भी इंसान है वो बेहोश होता है। तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। तो ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ठीक है, तो यहां पे भी कार्बन दिख रहा है। तो ये सारे कार्बन कंपाउंड्स है बेसिकली। एसिटिक एसिड भी कार्बन कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म भी कार्बन कंपाउंड है, इथेनॉल भी कार्बन कंपाउंड है, और मीथेन तो आपको मालूम ही है कार्बन कंपाउंड है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम ये कार्बन कंपाउंड है। अरे भाई देखो ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन दिख रहा है वो कौन सा कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड। तो ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। ओके, अब इसमें हम एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं 290, क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 209, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156, और मिथेन का सबसे कम 90। ठीक है, तो मिथेन का अगर हम इन तीनों के साथ कंपेयर करें तो मिथेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 391, क्लोरोफॉर्म का है 334, इथेनॉल का है 351, और मिथेन का फिर से सबसे कम है 111। ठीक है, तो ये याद रखो ये दोनों मिथेन का। ठीक है, मिथेन का याद रख सकते हो आप, मिथेन का सबसे कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ठीक है, most carbon compounds are poor conductors of electricity as we have seen in chapter 2। अब यहां पे मुझे एक चीज बतानी है कि हमने आयनिक कंपाउंड को बोला था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कार्बन कंपाउंड्स क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको एग्जाम में आ गया डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, तो मुझे एक चीज बोलो, एक डिफरेंस तो मिल गया। आयनिक कंपाउंड जो है उनका सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो याद रखो मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में ये डिफरेंस मिल गया मुझे पहला। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compound। तो यहां पे दूसरा डिफरेंस मुझे मिल गया। अब मुझे एक चीज बोलो, आयनिक कंपाउंड जो होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं, हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। इस ऊपर वाला साइन मतलब हाई। अब मैं देखता हूं कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस मिला। तो यहां पे मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं आयनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। कोवैलेंट कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये दो डिफरेंस पॉइंट याद रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर लेक्चर अच्छे से समझोगे, आपको याद रखोगे आप, तो आपको ये दो पॉइंट हमेशा याद रहेंगे। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग MP BP, ये देखो MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड का MP BP हमेशा हाई होता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड का MP BP क्या होगा, लो होगा। ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद कंडक्टर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं IC, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, गुड।
तो कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, बैड या फिर पुअर कंडक्टर, बैड मत बोलो, पुअर कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ओके, we can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. तो यहाँ पे याद रखो, कोवैलेंट कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ये जो कार्बन कंपाउंड्स है उनका MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, लो क्यों होता है, लो क्यों, क्योंकि वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मुझे एक चीज बोलो, अगर उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन रहा है, समझो कार्बन और यहां पे समझो मीथेन लेता हूं मैं, चलो कार्बन के ऊपर यहां पे 4 हाइड्रोजन यहां पे चिपक गए, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं वो अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो इसको मेल्ट करने के लिए जाऊंगा तो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, इजीली मेल्ट होगा या फिर इजीली बॉयल भी होगा। इसका मतलब कोई भी चीज इजीली मेल्ट कब होगी, जब उसके अंदर के बॉन्ड वीक होंगे। फिर से रिपीट करता हूं, इसके अंदर के बॉन्ड जो होंगे वो वीक होंगे, तभी तो जल्दी से मेल्ट हो रहा है, जल्दी से बॉयल हो रहा है, एज कंपेयर टू आयनिक, ठीक है। आयनिक को मेल्ट और बॉयल होने में ज्यादा टाइम लगता है, उसके लिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई था, उसको ज्यादा टाइम लगता था। इसको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार्बन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड जो है वो क्या होंगे, वीक होंगे एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ये कंक्लूड कर सकते, तो वी कैन कंक्लूड, यहां पे वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं कार्बन कंपाउंड की। कार्बन कंपाउंड के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर के जो बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बॉन्ड का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तो जल्दी से क्या हो रहा है, वीक, जल्दी से वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है या फिर जल्दी से बॉयल भी हो रहा है, ठीक है। याद रखो ये। ओके, सिंस these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that the bonding in this compound does not give rise to any ions. अब यहां पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों, आपने देखा होगा NaCl के अंदर हमने देखा है Na+ और Cl- ऐसे एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। लेकिन यहां पे ये चीज होती है, NaCl जो है उसके अंदर एक एनायन है और एक कैटायन है, और इन दो डिफरेंट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती थी, फ्लो होती थी। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होती, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, आयंस आर नॉट प्रेजेंट। कार्बन कंपाउंड के अंदर आयंस नहीं होंगे, इसलिए तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करना चाहता। ओके, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन कंपाउंड जो होता है उसके अंदर क्या नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे, तभी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। तो वाई कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। उसके अंदर कोई आयंस नहीं है, और आयंस नहीं है इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखो, ये दो चीजें याद रखनी होंगी। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट MPBP हाई होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके साथ यहां पे हम ऐसा कंक्लूड निकालेंगे कि आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, व्हाई आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज देयर आर प्रेजेंस ऑफ आयंस। वहां पे हम पॉजिटिव आयन भी देखते हैं और निगेटिव आयन भी देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखता, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। MPBP लो होता है कार्बन कंपाउंड में, क्यों, क्योंकि वहां पे देयर इज नो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके साथ साथ वहां पे आयंस नहीं होते, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इन क्लास 9 we learn about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons। हमने लास्ट ईयर पढ़ा है वैलेंसी का मतलब क्या है ना, हमने देखा था, याद है आपको यहां पे सोडियम का हमने देखा था, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, उसके आउटर मोस्ट
जो ऑर्बिट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर सकता है, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लाओ या फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, लूज करता था, दे देता था। तो यहां पे इसकी वैलेंसी होती थी 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद हमने देखा था क्लोरीन का भी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था 2,8,7। और यहां पे मैं देखता था तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उसके लिए अच्छा क्या होगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करे, गेन करे। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना पेट भरता है। तो इसका मतलब उसको अपना पेट भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, एक। तो इसका वैलेंसी भी क्या हो गया, इसका वैलेंसी भी हो गया 1। तो यहां पे याद रखो सोडियम जो है उसका भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका वैलेंसी 1 है और इसका वैलेंसी 7 है, ऐसा नहीं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। लेकिन अगर बात करें वैलेंसी की, तो उसका पेट भरने के लिए उसने क्या किया, वो देखने के बाद हमें समझता है कि वैलेंसी कितनी है। सोडियम का पेट भरने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसका पेट भरने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो उसने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए ये उसकी वैलेंसी होगी, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, हमेशा याद रखो। मैग्नीशियम क्या होता है 12, ठीक है। तो 2,8,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए उसका वैलेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, हमेशा याद रखो। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय एन एटम to achieve to gain स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो होता है उसका वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग होता है, ये याद रखो आप। ठीक है, तो यहां पे हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का सबको मालूम होना चाहिए, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो उसको अगर देखें तो 2,4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे बोलो, अगर इसका कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो ये जो 4 है इसके पास 2 ऑप्शन है, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ के लाओ या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज करें। तो दोनों चीजें उसके लिए सेम है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ढूंढना भी उसको पड़ सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो कार्बन बेचारा करेगा क्या, ये एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, दोनों चीजें उसके लिए 50-50 चांस है, क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कार्बन क्या करेगा। तो देखो, let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What would be the distribution of electrons in the various shales for carbon? How many valence electrons will carbon have? We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration. noble gas configuration आप इतना बड़ा बड़ा मत सोचो। noble gas configuration मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं हमेशा बोलता हूं स्टेबल मतलब आउटर मोस्ट जो शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसके अंदर कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब वो क्या हो गया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो वी नो दैट, हमें मालूम है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। आउटर शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने से ही उनकी रिएक्टिविटी पता चलती है। आपने देखा होगा कोई नोबेल गैस होता है, ठीक है,
नोबेल गैस अगर है कोई, तो नोबेल गैस का आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो पूरा भरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो क्या है, कंप्लीटली स्टेबल है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखाता। लेकिन अगर बात करें सोडियम जैसे कि, तो सोडियम जो है उसका क्या है 2,8,1, तो इसके पास लास्ट ऑर्बिट जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि अब तक उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए। तो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अचीव, क्या अचीव करना चाहता है वो, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपको उसकी वो आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली फील्ड होनी चाहिए। अरे अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड है तभी बोला जाता है कि उसने क्या अटेन किया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया, ठीक है। तो यहां पे Na जो है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने एक नेगेटिव चार्ज को लूज किया, तो उसका 2,8 बन जाएगा। तो अब आ गया ना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसने क्या किया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया, या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया। मतलब क्या हुआ, उसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन या फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, तो बोला जाता है कि उसने क्या अचीव किया, उसने अटेन किया नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैं बोलता हूं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक ही चीज है। और इसका मतलब यह होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो कंप्लीटली फील्ड होनी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी होंगी। एलिमेंट्स फॉर्मिंग ionic compounds achieve these by either gaining or losing electrons from the outermost shell। हमने देखा है NaCl का है ना, NaCl के अंदर हमने देखा कि Na जो है उसका 2,8,1 है और Cl जो है उसका 2,8,7 है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इसके अंदर यहां पे 8 हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो ये देखो, अब 2,8,1, ठीक है, और ये Cl क्या है 2,8,7। अब होगा क्या, देखो Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां पे 7 + 1 हो जाएगा और यहां पे 8 हो जाएगा, और यहां से ये 1 गायब हो जाएगा। अब देख सकते हो आप, यहां पे इसका आउटर मोस्ट शेल 8 बन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पे दिया, तो यहां पे भी 8 बन गया, तो यहां पे भी 8 बना, यहां पे भी 8 बना, दोनों का पेट भर गया। Na जो है वो पॉजिटिव बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और क्लोरीन निगेटिव बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में था वो उसने गेन लूज किया है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, क्लोरीन के पास, जो पहले 2,8,7 था, अब 2,8, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, क्योंकि यहां का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सोडियम जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब दोनों का काम हुआ। अब दोनों ने क्या करना है, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाना है, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नमक NaCl, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, गेन करके मतलब सोडियम ने यहां पे लूज किया और क्लोरीन ने गेन किया। तो यहां पे देख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग, लूजिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, देखो, in the case of carbon it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेके आना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा, ये हमें देखना है, इन ऑर्डर टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखो दोनों का मीनिंग एक ही है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड होनी चाहिए, कंप्लीटली फील्ड। या तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, अगर समझो यहां पे
एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन का, तो इसका क्या है, हाइड्रोजन नहीं, चलो इसका किसका लेते हैं, हमारे बेरिलियम का लेते हैं, बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम क्या है, 4 है, ठीक है। तो बेरिलियम 4 है, तो मुझे एक चीज़ बोलो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 4 अगर है तो इसका 2,2 होगा। अब इसको आउटर मोस्ट शेल को अगर स्टेबल करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो उसकी एक ही शेल बचेगी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या फिर यहां से मुझे कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे, ठीक है। तो इसका मतलब उसका ड्यूट कंप्लीट हो जाएगा। बेरिलियम जो है उसका 4 है ना, तो जब ये 2,2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही बचेगा, 2। मतलब अगर ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये बेरिलियम 2+ कैटायन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के बाद वाली शेल, अगर उसकी लास्ट शेल बनेगी ना, हमेशा याद रखो, न्यूक्लियस के बाद वाली जो शेल होती है वो अगर उसकी लास्ट शेल है तो उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी वो स्टेबल है, ठीक है। अगर उसके न्यूक्लियस के बाद वाली शेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास और एक शेल है, तो इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लाके आप उसको स्टेबल नहीं कर सकते, उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। आपको किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपके पास जो एलिमेंट है उसके इस न्यूक्लियस के बाद वाली जो शेल है, वो शेल उसकी अगर आखिरी शेल होगी तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसको दोगे तो भी वो स्टेबल बन जाएगा। जैसे कि हमने बेरिलियम में देखा कि उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो 2,2 थी, अगर ये 2 गायब कर दिए तो सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। तो ये उसकी अगर न्यूक्लियस के बाद वाली जो शेल है, पहली शेल ही उसकी आखिरी शेल है, तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी वो स्टेबल है। लेकिन पहली शेल के बाद अगर दूसरी शेल अगर आ गई तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लाके हम उसको स्टेबल नहीं कर सकते, हमें यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन लाने होंगे, या फिर इस शेल को ही गायब करो। तो बेरिलियम ने क्या किया, देखो, बेरिलियम 4 था, 2,2 था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ढूंढ के लेके आऊं, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन के ही दे दूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगा, लूज करूंगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, उसका जो फर्स्ट शेल है, ये न्यूक्लियस के बाद वाला जो फर्स्ट शेल है वही उसका आखिरी शेल बन जाएगा, और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है ही। तो न्यूक्लियस के बाद वाली जो पहली शेल होती है उसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारे शेल अगर गायब हो गए तो भी चलता है, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होता। बेरिलियम के केस में हो रहा है, ठीक है, ओके। आगे, तो अब यहां पे हम बात क्या कर रहे थे, कार्बन की। कार्बन क्या करेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो आप मुझे एक चीज बोलो, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिर्फ इतनी ही शेल रखता है तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ लेके यहां पे ऐड करके 4 + 4 8 कर सकता है यहां पे, तो भी वो स्टेबल होगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, कार्बन के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो क्या करे, या तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करे ताकि उसकी न्यूक्लियस के बाद वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये वाले, तो भी वो स्टेबल कहलाएगा। लेकिन उसको दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्या करे, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आके क्या कर दे, उसको गेन करे, ठीक है। तो गेन करने के बाद ये 4 + 4 क्या हो सकता है, 8। तो आउटर मोस्ट शेल 8 बन सकती है यहां पे भी, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपको ये दोनों चीज ऑप्शंस उसके देखने होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखो, इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन उसके लिए खुले हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये याद रखना होगा, ओके। अब आगे, इफ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या फिर लूज करने हैं तो कंडीशंस क्या होंगी, वहां पे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या सिचुएशंस वहां पे हो सकती है। देखो, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो उस कार्बन के ऊपर 4 निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। हमेशा याद रखो, क्लोरीन की केस देखो, याद करो, क्लोरीन को 2,8,7 था और उसने सोडियम से 2,8,1 वाला जो था हमारा, उससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके सर के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज आया। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 निगेटिव चार्ज आएंगे,
3 लिए तो 3 आएंगे, 4 लिए तो 4 आएंगे। तो अगर अगर कार्बन जो है वो 6 है ना, तो कार्बन का 2,4 है। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लिए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता था तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता था। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, गेन किए, है ना, किसी से गेन किए, तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं वही बोलना चाहता हूं, यहां पे इट कुड गेन, वो गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, C4-। ठीक है, और वो क्या बनेगा, एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आयन। बट लेकिन यहां पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कार्बन की हालत क्या है, देखो कार्बन का ये है न्यूक्लियस, ये है उसकी पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और उसके बाद ये वाली शेल जिसके अंदर पहले से 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। और अब क्या हुआ है, अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ के यहां पे ऐड कर दिया है, गेन कर दिया है। अब मुझे एक चीज बोलो, ये 4 जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन वही उसने कहीं से लिए, तो यहां पे आप मुझे एक चीज बोलो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके पास। देखो पहले शेल, न्यूक्लियस की बाद वाली शेल, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले के रेड वाले 4 और ग्रीन वाले नए 4 उसने ऐड किए, तो 4 और 4 8, तो ये टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अरे न्यूक्लियस के अंदर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, 6 प्रोटॉन्स होंगे। 6 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये बहुत नाइंसाफी होगी ना। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, इनकी ताकत कम पड़ जाएगी, इनका ताकत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेकाबू हो जाएंगे। इसका मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो ये प्रोटॉन उसको यहां पे घुमाने की ताकत नहीं रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल जा सकते हैं, स्टेबल नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की ताकत कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन सिर्फ 6 है न्यूक्लियस के अंदर, और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहां पे उसको मैनेज करना तकलीफ हो सकता है। तो यहां पे हमेशा याद रखो कि ये ऑप्शन तो उसके लिए है ही नहीं। ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 4 निगेटिव चार्ज ला सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे मैनेज करेंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट मैनेज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन का ताकत कम पड़ जाएगा, 10 प्रोटॉन जो है वो बेकाबू हो जाएंगे और वो इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करें। ठीक है, वो क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करें। तो इसके आप यहां पे देख सकते हो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस, उसके बाद वाली जो सेल होती है ना, शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे ना तो भी वो स्टेबल कहलाएगा। अब इसके बाद वाली जो शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, चलो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए, अगर वो लूज कर रहा है तो कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब वो गेन करता था तो 4 निगेटिव चार्ज आते थे। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कैटायन। ठीक है, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता था, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 4 पॉजिटिव चार्ज उसके सर के ऊपर ला सकता है। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कैटायन बनाया तो उसके अंदर क्या होगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन को देना है ना, तो इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons। अब यहां पे क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है कि प्रोटॉन कितने हैं, 6, और इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सिर्फ 2। तो ये भी ठीक नहीं है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके बाहर के शेल के थे उसको उसने क्या किया, लूज किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, लूज। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो उसको ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर पहला ऑप्शन करने को जाए तो क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन अगर उसने किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने कहीं से लिए, है ना, गेन किए, तो उसके ऊपर 4 निगेटिव चार्ज आता है। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है कि उसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन्स है,
और उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को उसको मैनेज करना है। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ऑप्शन छोड़ दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करें, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेटर लॉस ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये ज्यादा एनर्जी जाती है, इसलिए वो ये भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहां पे देखो, इट कुड लूज, वो लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को और वो पॉजिटिव कैटायन बना सकता है, बट उसमें दिक्कत क्या है, इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी जाएगी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन्स। कार्बन कैटायन मतलब उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब 6 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर और बाहर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑप्शन नहीं है। तो दोनों ऑप्शन उसके पास है, लेकिन दोनों ऑप्शन वो नहीं यूज कर सकता। पहले ऑप्शन, जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकते, होल्ड करके नहीं रख सकते। और दूसरे ऑप्शन में उसने 4 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज किया तो वहां पे उस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए और कैटायन बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो ये ऑप्शन भी उसके पास नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? तो कार्बन क्या करता है, देखो, कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon with atoms of other elements। तो कार्बन क्या करता है भाई, मैं गेन भी नहीं करता और मैं लूज भी नहीं करता, मैं क्या करूंगा, आई विल शेयर, मतलब मैं किसी से छीनूंगा भी नहीं और किसी को दूंगा भी नहीं, मैं क्या करूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद कार्बन्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ या फिर अपने ही एटम के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जहां पे होती है, वहां पे कौन सी बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कहां पे बनता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो कोवैलेंट बॉन्ड कहां पे बनता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज नहीं होते, गेन या फिर लूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कोई फ्रेंड अपने साथ, अगर आपके पास पेन नहीं है तो जो फ्रेंड है वो आपको पेन शेयर करता है, बाद में आपको उसको वापस देना है, ठीक है। तो शेयरिंग, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं या फिर लूज होते हैं, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, वहां पे बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आईबी, आयनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कहां पे बनता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ओके। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्म मोलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या करते हैं, मोलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। जो भी इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर किए वो कहां पे होंगे, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बोथ द एटम्स, ठीक है, दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो क्या होंगे, रहेंगे। एंड लेड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों का पेट भर जाएगा, दोनों का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अब आप देख सकते हो उसको, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कार्बन का आगे कुछ पढ़ने से पहले हम ऐसे कुछ मोलिक्यूल्स देखेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां पे एक डेफिनेशन में बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहां पे बुक के अंदर नहीं दिया, लेकिन यहां पे डेफिनेशन हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया। क्या डेफिनेशन निकाला, कोवैलेंट कंपाउंड का। तो कोवैलेंट कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। या फिर आपको कोवैलेंट मोलिक्यूल्स अगर क्या है वो पूछा तो व्हाट इज कोवैलेंट मोलिक्यूल्स, द मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो दो डेफिनेशन यहां पे दिए, कोवैलेंट मोलिक्यूल का भी और कोवैलेंट कंपाउंड का। द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है वो एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करके बनता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। आपको मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये अगर उसका पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने घूम रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई। अब इसको अगर स्टेबल करना है तो वो और एक हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, पार्टनरशिप करता है ना, दूसरे एटम के साथ पार्टनरशिप करता है। देखो ये समझो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है। अब इसके पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाद वाला जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। मैंने आपको हर बार बोला है कि न्यूक्लियस के बाद वाला जो पहला शेल आता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो भी वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए और एक यहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये करता क्या है, देखो ये क्या करेगा, अपने जैसे और एक हाइड्रोजन एटम को देखेगा, बोलेगा यार भाई मैं और तू सेम टू सेम है, तेरा भी एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मेरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप करें और हम लोगों के, मेरा एक इलेक्ट्रॉन और तेरा एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके हम दोनों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, देखो as you have learnt earlier the atomic number of hydrogen is 1, hence hydrogen has 1 electron in its K shell, है ना। न्यूक्लियस के बाद वाली जो शेल होती है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बाद वाले शेल को क्या बोला जाता है, K शेल। ठीक है, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो स्टेबल हो सकता है। एंड इट रिक्वायर्स 1 more electron to fill K shell। K शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको फुलफिल्ड करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। So, 2 hydrogen atoms share their electrons to form molecule of hydrogen H2। तो यहां पे होता क्या है, यहां से एक H और यहां से एक H, बोलेगा भाई तेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम पार्टनरशिप करें, हम दोनों शेयर करते हैं, तू इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर और मैं मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे से शेयर करता हूं, तो तेरे अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मेरे अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके किया जाता है। इससे क्या होता है, This allows each hydrogen atom to attain electronic configuration of the nearest noble gas, that is helium। हेलियम की तरह वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका हो जाता है। हेलियम मालूम है आपको, हेलियम 2 है उसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस देखो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन ने भी वैसा ही किया। हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपने जैसे और एक हाइड्रोजन के साथ उसने पार्टनरशिप किया और हेलियम की तरह ही वहां पे भी उसके पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन का है। तो ये बना क्या, ये बना हाइड्रोजन मोलिक्यूल बना, H2 मोलिक्यूल। तो H2 मोलिक्यूल ऐसा बनता है। ठीक है, H एटम आपने सुना होगा, देखा होगा, H एटम एक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उसका, इसका 1 है, मतलब इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और दूसरा जो है हाइड्रोजन, उसका भी वैसा ही है, पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब उसको अगर स्टेबल होना है, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे। वो बोलेंगे चलो हमें हेलियम की तरह होना है, हमें क्या करना है, हेलियम की तरह अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं। तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये इसको ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये यहाँ पे शेयर करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ आएंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, H2 मोलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, शेयर। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्डिंग होता है उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके। वी कैन डेपिसिट, हम उसको दिखा सकते हैं डायग्राम से। देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, यह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, दोनों ने यहां पे बॉन्ड बनाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे पूछो, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, और मैं इसको पूछूं तो ये भी बोल रहा है देखो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इन्होंने इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आया। अब मुझे क्या दिख रहा है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये कौन सा मॉलिक्यूल बना, H2 मॉलिक्यूल। तो हमेशा याद रखो कि हाइड्रोजन जो है वो भी क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक दूसरे को शेयर करके क्या बनाया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये शेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या बना, H2 मोलिक्यूल। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि H2 मोलिक्यूल जो है, H2 मोलिक्यूल है वो कौन सा कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कोवैलेंट कंपाउंड है मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर। ठीक है, जो कंपाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं उन्हें बोला जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। यहां पे उनका शेयरिंग हुआ है, यहां पे NaCl की तरह हुआ क्या, कुछ NaCl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो गेन या फिर लूज, गेन करो या फिर लूज करो, है ना, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और यहां पे शेयर कर रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज करके बॉन्ड बनाया जाता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, मतलब हम गेन भी नहीं करेंगे, हम लूज भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो शेयर करके जो बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो यहां पे आप ये डायग्राम याद रखो, ठीक है, एकदम इजी डायग्राम है। देखो हाइड्रोजन का एक एटम आ गया यहां से, दूसरा एटम आ गया यहां से। तो ये हाइड्रोजन तो दो एटम अलग अलग थे, ये बोल रहा है कि मुझे हेलियम की तरह बनना है, और ये भी बोल रहा है मुझे हेलियम की तरह बनना है। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे जो नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मुझे लेना है, मतलब मुझे स्टेबल होना है मेरे हेलियम की तरह। मेरा हेलियम मेरे बाजू में है, वो स्टेबल है, उसका पेट भरा है, लेकिन मैं भूखा हूं, तो मुझे स्टेबल होना है। तो ये हाइड्रोजन बोलता है कि यार हम दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं और हेलियम की तरह बनते हैं। अब हेलियम कैसा होता है, हेलियम का मालूम है ना आपको, पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसके बाद हेलियम के, ये हेलियम का एटम ऐसा दिखता है। तो इसका के शेल जो है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये क्या है, स्टेबल है ना, नोबेल गैस है। अब ये हाइड्रोजन जो है इसको भी हेलियम की तरह बनना है और इसको भी हेलियम की तरह, तो ये अपने दम पे दो नहीं बन सकते। तो वो बोलते हैं चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स। तू तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दे और मैं मेरा इलेक्ट्रॉन तुझे शेयर करता हूं, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो तेरे भी आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मेरे भी इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और हम दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे, जिसे बोला जाता है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने हेलियम की तरह वो बन गए बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जहां पे शेयर किया जाता है, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर लूज करके बॉन्ड बनाते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ओके। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पे याद रखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा, तो वो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, याद रखो, ये हमेशा याद रखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितने पेयर बने, शेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन की एक ही पेयर बनी ना। तो एक अगर पेयर बन रही है तो इसका मतलब ये क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कितने पेयर शेयर हो रहे हैं उससे पता लगता है कि कितने बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप अगर समझो यहां पे एक कंपाउंड, यहां पे एक मेटल, यहां पे एक एटम है ए और यहां पे एक एटम है बी। अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये 2 + 2 4 बन गया। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड कितने बनेंगे, 2। ठीक है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन और ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसके ऊपर बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये हाइड्रोजन जो है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां पे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। मतलब बॉन्ड जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड भी कितना होगा, सिंगल होगा, एक ही होगा, एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर उन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। चार चार इलेक्ट्रॉन को शेयर किए तो चार कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ओके। The shared pair of electron is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between two atoms as shown in figure 4.2. तो covalent bond को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, H covalent bond with H, ये single covalent bond है। ठीक है, याद रखो, अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता तो ऐसा करते हैं हम लोग, डबल कोवैलेंट। ट्रिपल होता तो तीन लाइन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के बीच में, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल लाइन।
डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डबल लाइन, ट्रिपल के लिए ट्रिपल लाइन, ठीक है। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. व्हाट वुड बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी? आपको मालूम है ना क्लोरीन का 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, और उसको यहां पे 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 1. हमेशा याद रखो ये उसकी वैलेंसी 7. कुछ लोग बोलते हैं कि सर उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर उसकी वैलेंसी 7 हो जाएगी. नहीं, उसको अपना पेट भरने के लिए क्या करना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है. तो वो गेन कितना कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी वैलेंसी है. वो कितना लूज करेगा या फिर कितना गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है. तो यहां पे आपको ये समझना होगा. अब यहां पे क्लोरीन फॉर्म्स डायटोमिक मोलिक्यूल. अब मुझे एक चीज बोलो, क्लोरीन भी होता है ना Cl2, ये क्लोरीन का क्या है, मोलिक्यूल है, डायटोमिक मोलिक्यूल, ठीक है. तो ये डायटोमिक मोलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो Cl2. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आप तो मालूम है आपको कि NaCl के अंदर तो क्लोरीन ने आयनिक बॉन्ड बनाया था, और आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि ये कोवालेंट बॉन्ड बना रहा है. अरे ये सोडियम के साथ थोड़ी कर रहा है, ये अपने साथ कर रहा है ना. तो यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन 2,8,7, ठीक है, 2,8,7, और यहाँ पे क्लोरीन दूसरा एक एटम ले लो 2,8,7. अब ये क्लोरीन जो है वो इसको बोल रहा है कि भाई तेरे आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, मेरे आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, क्या करें हम लोग, अगर हम दोनों को स्टेबल होना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं. तो ये बोलेगा, ये क्लोरीन बोलेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तुझे कितने की जरूरत है, तो ये बोलेगा मुझे 1 की जरूरत है. तो ठीक है, मेरे 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे से शेयर करता हूं. अब ये क्लोरीन बोलेगा तेरे को कितने की जरूरत है, अरे भाई मुझे भी 1 की ही जरूरत है, तो ये अपने साथ में से इसको 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो यहां पे भी क्लोरीन के अंदर दोनों के अंदर एक ही सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. तो याद रखो, क्लोरीन फॉर्म्स डायटोमिक मोलिक्यूल Cl2. कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मोलिक्यूल? नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड. हमेशा याद रखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाना है. तो यहां पे देखो, ये उसका पॉजिटिव, उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली है ना. उसके बाद ये उसकी दूसरी शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये तीसरी शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, देखो यहां पे इसका कैसे दिखाया था, इसका, तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैंने क्लोरीन लिखा तो इसके 7 होंगे ना, 7 होंगे, ठीक है. आउटर मोस्ट शेल कितने होंगे उसके, 7. तो अगर मैंने क्लोरीन का निकाला, समझो ये क्लोरीन है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7. तो 7 मुझे क्रॉस निकालने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7. और दूसरा एक क्लोरीन का एटम होगा, है ना, दूसरा एक क्लोरीन का एटम होगा, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्लोरीन का दूसरा एटम है, ठीक है, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7. अब इन दोनों का कंबाइन करना है मुझे. अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कैसे दिखेगा, देखो ये दोनों कंबाइन होंगे तो ऐसे और ऐसे दिखेंगे. तो यहां पे ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है. अब दोनों जो है वो शेयर कितना कर रहे हैं, अरे भाई इसके साथ है ना, तो ये वाला क्लोरीन जो है ना, ये वाला क्लोरीन ये बोल रहा है कि मुझे 1 की जरूरत है, और ये भी बोल रहा है मुझे 1 की जरूरत है. तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है. तो यहां पे शेयरिंग कैसा होगा, देखो यहां पे ये वाला क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लेगा, ये वाला क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ठीक है. ओके, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे आ गया, ठीक है. ओके, अब यहां पे यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बचेंगे, 1 2 3 4 5 6. अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया क्लोरीन का. समझ में आ रहा है आपको, इजी स्ट्रक्चर है, कुछ भी कोई भी बना सकता है, ठीक है. तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया. फिर से यहां पे देखो, ये देखो क्लोरीन है ना, क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7. तो 1 2 3 4 5 6 7. दूसरा एक क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7. अब ये दोनों कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने के बाद यहां पे देखो, ये वाला क्लोरीन यहां पे आ गया, ये वाला क्लोरीन यहां पे, तो ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे,
और उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इसको बोलेगा कि भाई मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बोलेगा चल ले ले एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये बोलेगा भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा चल तूने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैं भी तुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आ गए दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन। अब बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 आ गए। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और सातवां, इसका भी 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसका भी 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इन्होंने शेयर कितने किए, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के अंदर यहाँ पे बॉन्ड कितना बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हो गया ही। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख सकते हो। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। और ये आपका पहला क्लोरीन आइटम था, ये दूसरा था, और दोनों ने शेयर करने के बाद ये बना, और यहाँ पे क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के बीच में ये एक क्या आ गया, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2। ठीक है, और इसका हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया, आपको मैंने दे दिया। उसका कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। देखो ऑक्सीजन का देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। चलो अभी इजी है ना एकदम, आप ही मुझे बोलो ऑक्सीजन का कितना होता है। ऑक्सीजन का होता है 8, है ना। तो अगर ऑक्सीजन का 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो चलो 2 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स निकालते हैं, एटम्स निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे निकालता हूँ। देखो ये ऑक्सीजन है ना, उसके 2,6 था ना, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ओके। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालते हैं, ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, सॉरी दूसरा ऑक्सीजन है एटम, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बोलो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 6 है ना। आप समझो, फिर से दिखाता हूं। चलो ऑक्सीजन 8 है, मतलब उसका 2,6 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मतलब 2 + 6 6 + 2 करूंगा तो भी तो 8 बनेगा ना। तो इसको 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे मेरा पहला ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल एटम है, ऑक्सीजन का पहला एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरा जो है ऑक्सीजन का एटम, उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वो क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको पूछेगा भाई तेरे को कितने की जरूरत है। तो ये बोलेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और क्योंकि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, अब मैं 6 + 2 करूंगा तभी तो 8 बनेगा ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो हमारा ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है, वो बोलेगा ठीक है मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, लेकिन तुझे भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। क्यों, क्योंकि मेरे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे भी उसके अंदर +2 करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का पार्टनरशिप हो रहा है, डील हो रहा है। पहला वाला ऑक्सीजन का एटम बोल रहा है कि मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा और तुझे भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो अब यहाँ पे ये पहला एटम ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम ऐसे होंगे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। अब क्या होंगे, दोनों शेयर करेंगे। तो शेयर करने के टाइम पे दोनों का कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ये आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखो इसको। ठीक है, अब दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो ये पहला वाला ऑक्सीजन और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन। अब मुझे एक चीज बोलो, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब इन्होंने O2 बनाया, क्या बनाया, O2 मोलिक्यूल बनाया। ठीक है, जैसे Cl2 बनाया था वैसे ही H2 बना था, Cl2 बना था, वैसे ही O2 बन गया। लेकिन अब मुझे एक चीज बोलो, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने, भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए। ये बोल रहा है कि मुझे 2 की जरूरत है तो तू 2 शेयर कर और मैं भी 2 शेयर करता हूं। तो इसने भी 2 शेयर किए, इसने भी 2 शेयर किए, तो यहां पे 4 बचेंगे, इसके 4 और इसके 4। लेकिन यहां पे ये इसके पहले वाले एटम के 2 है और ये दूसरे वाले एटम के 2 है। तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं उससे पता लगता है कि कितना बॉन्ड बनेगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन
इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बना। इन केस ऑफ क्लोरीन, Cl के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुआ था, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बना था सिंगल। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है इसके साथ, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहां पे उनका कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो डबल होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट का, तो डबल 2 लाइन निकालनी पड़ेंगे बीच में। ठीक है, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, उनके आउटर मोस्ट शेल जो होती है एल शेल, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसको इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen। हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। तो इसके वजह से हमें स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। 4.3 दिख रहा है, यही तो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, याद है ना आपको, यही स्ट्रक्चर दिखाया था। देखो ये पहला वाला ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अगर स्टेबल होना है तो मुझे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ये बोल रहा है कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो होगा क्या, ये बोलेगा तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहां पे शेयर कर दे, मैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुझे शेयर करता हूं। तो यहां पे देखो, ये पहला वाला जो ऑक्सीजन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर किए, और दूसरा वाला ऑक्सीजन उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बना। ठीक है, तो उनके पास 6 थे, उसमें से 2-2 यहां पे दिए, और फिर 4 इसके यहां पे बैठे, यहां पे 4 उसके बैठे। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में दो लाइंस आए हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 लाइंस देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लोरीन के केस में क्या हो रहा था, क्लोरीन के केस में सिंगल कोवैलेंट बना, क्योंकि इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हाइड्रोजन के बीच में भी हाइड्रोजन के बीच में भी क्या बना था, एक ही बॉन्ड बना था। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। लेकिन ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, ओके। अब यहां पे कैन यू डेपिसिट a molecule of water showing nature of bonding between 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms। अरे भाई इजी है ना। चलो हाइड्रोजन का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया अपना, हाइड्रोजन 1 और एक हाइड्रोजन 1, H2O होता है ना, वाटर H2O होता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम आ गए और एक ऑक्सीजन एटम होगा। ये देखो ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6, अब ये तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, अब ये तीनों एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन यहां पे हम कहां पे दिखा सकते हैं, यहां पे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको +2 करेंगे तभी तो 8 बनेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे होगा क्या, देखो यहां पे मैं फिर से बता दूं। चलो ऑक्सीजन यहां पे बैठा है अकेला, ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो बोल रहा है कि यार मुझे और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, इसके जुगाड़ में लगा है, तभी उसके पास एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और हाइड्रोजन बोल रहा है, अब यहां पे हाइड्रोजन एक अलग है, अगर मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस दिया है तो हाइड्रोजन को मैं डॉट देता हूं, चलो, है ना, 2 अलग अलग है ना। इसके पहले हमने दोनों हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन और दोनों ऑक्सीजन को देखा, तो सब जगह के मैंने क्या किया था, क्रॉस दिखाया था। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर क्रॉस दिखाता हूं तो हाइड्रोजन के लिए मुझे डॉट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग एटम है ना, तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के जुगाड़ में लगा है, तभी उसके पास हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन क्या बोल रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भाई साहब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ना। तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, लेकिन यार मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो पहले, ठीक है, तब मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो हाइड्रोजन बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करूं। ठीक है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई अगर तू 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो मुझे तेरे से पार्टनरशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो सोचेगा कि यार क्या करे। उसके बाद उसको याद आएगा कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, ठीक है, और उसका जुड़वा भाई है, उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलेगा ठीक है, मैं अपने भाई को लेके आता हूं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, मेरा भाई 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन आपको मेरे भाई को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा,
और मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे शेयर कर और 1 इलेक्ट्रॉन तेरा भाई शेयर करेगा, तो एक मेरा इलेक्ट्रॉन मैं अपने तेरे भाई को दूंगा और 1 इलेक्ट्रॉन तुझे दूंगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। यहां पे ऑक्सीजन बैठा, ऑक्सीजन बैठेगा यहां पे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें से वो क्या करेगा, देखो अभी ये हाइड्रोजन आ गया उसका भाई लेके, यहां पे उसका भाई आ गया। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जो डॉट था ना, हाइड्रोजन जो था वो डॉट था, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा चल तूने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मैं भी तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। उसका जुड़वा भाई जो है वो भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है डॉट, तो ये बोलेगा चल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलेगा चल तेरे भाई को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शेयर हो गए। तो यहां पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, और ये भी उसके पास ही है लेकिन वो शेयर किए हुए हैं उसने। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का है। अब ये सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ 1 ही बॉन्ड बनेगा। इस उसके जुड़वा भाई के साथ उसने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन दोनों एक ही हाइड्रोजन को दिए क्या, नहीं, एक इस हाइड्रोजन को दिया और दूसरा इस, तो इस हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसके साथ 1 ही सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयर किया है, तो इसके साथ भी 1 बनेगा। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसका बॉन्ड आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे। ऑक्सीजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन को दिया तो इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर आपको दिया होगा, नहीं दिया है तो वाटर मॉलिक्यूल का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ठीक है, उसके बाद यहां पे नाइट्रोजन का दिया है, तो नाइट्रोजन आप खुद करके, तो मतलब ट्राई करो, और अगर आपको नहीं समझेगा तो हम करेंगे। तो यहां पे हमने बेसिकली ये देखा, यहां पे हमने क्या क्या देखा, हमने हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर देखा, डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने Cl2 का डॉट स्ट्रक्चर देखा जो कि डायटमिक है। उसके बाद ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद H2O का भी डॉट स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो ये सारे डॉट स्ट्रक्चर हमने देख लिए हैं। ठीक है, एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको निकालने को बोला जाता है, तो एकदम ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन N2 जो है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन के ऊपर 7 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 2,5 उसका बन जाएगा। तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना ईजी है बोलो, क्या हो जाएगा। देखो ये नाइट्रोजन है समझो, तो उसके कितने हैं 7, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 7 उसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन 2,5 है ना, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए मैंने। और दूसरा भी नाइट्रोजन ही है, तो उसको भी क्रॉस से ही दिखाऊंगा, सेम सेम है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 3, क्यों, क्योंकि इसके 5 है ना, तो 5 मतलब 5 + 3 करना पड़ेगा, तभी तो 8 होंगे, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, इसको भी 3। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देखो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, तो दोनों के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये इतना ईजी होता है ये। ठीक है, तो ये एकदम आराम से देखो, अगर इसमें कुछ किसी को डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो।